नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे एक सामाजिक सोच की, उस दृष्टिकोण की जो बदलना चाहिए। सरकारें प्रयास करती हैं, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मेरे टाइम पे या समाज में इस तरह के घिनौने कृत्य किए जाएं। नया कानून इसमें और भी सख्त कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके भी ये मानसिकता, अच्छा मानसिकता में ऐसा नहीं है कि कोई इलिटरेट लोग हों, अनपढ़ हों, वो हरकतें कर रहे हों। आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे और जो हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ऐसा लगता है कि ये तो कहीं मानसिकता में ही कहूं कि दिमक लग रही है, जिसे हमें कैसे दुरुस्त करनी चाहिए। तो नारी में हमारे साथ में मौजूद हैं निधि शर्मा जी, भाजपा से हैं, अनुश्री कांग्रेस से हैं, लीना शर्मा जी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं एक एक चीज कोट करना चाहूंगा। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मैटर में एक टिप्पणी कोट की, उसमें कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटों को पढ़ाओ। पढ़ाने का मकसद ये था कि केवल पढ़ने लिखने से नहीं, उन्हें सामाजिक संस्कार से सुसंस्कृतित करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझेंगे तो आधी समस्या का हल होगा। उनका कहना था केवल बस ये नहीं कि आप अच्छी डिग्री ले लें, इंग्लिश बोल लें, एक मेंटेलिटी भी जो हमारी होनी चाहिए उसी दृष्टि से डेवलप होनी चाहिए। ये बहुत ही एक सटीक और एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि एक नसीहत, एक मार्गदर्शन और एक डांट भी इसे कहा जाना चाहिए, जो वाकई समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हाल ही विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने बड़ा मुद्दा महिला अपराधों को बनाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब क्या अपराध रुक पाएंगे। तो चलिए अनुश्री, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बड़ा मुद्दा था हाल ही विधानसभा चुनाव के दरमियान, और आप लोग अपनी योजनाओं को गिनाते गिनाते नहीं थक रहे थे, बीजेपी आपको कोसते हुए नहीं थक रही थी। और ये मैं एक सिंबॉलिक बता रहा हूँ, हर स्टेट में यही पोजिशन होती है। अपोजिशन होता है, काफ़ी एग्रेसिव होता है। गवर्नमेंट जिसकी होती है डिफेंसिव इन सेंस कि वो अपनी बात को बताता है कि नहीं ऐसा नहीं, हम जो कर रहे हैं। खैर, लेकिन गवर्नमेंट अब एक्शन प्लान के साथ ही 100 दिन के उस प्लान में भी इसको शामिल किया है कि हमारी 10 गारंटीज जो हैं उसमें महिला सुरक्षा भी एक है। रोमियो स्क्वाड बनाने की बात हो, महिलाओं के प्रति अपराध को कैसे रोका जा सकता है। तो क्या लगता है आपको कि उस दिशा में कुछ कदम बढ़ेंगे और बढ़ते हैं? तो क्या लगता है आपको कि हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, या आप लोगों की चूक रही इसमें? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगी, जैसा कि मैं पहले भी डिबेट्स में जाती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया था वो महिला अत्याचारों का उठाया था। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनको इनिशिएटिव लेने चाहिए। हालांकि ऐसे इनिशिएटिव, आज भी घटनाएं लगातार होती जा रही है। पर्सनली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि घटनाएं होना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन उस पर रोकथाम लगाना या उसमें कोई सख्ती लाना या उन अपराधियों पे कार्रवाई करना आपके बस की बात होती है। हमारी सरकार में निश्चित तौर पे महिला अपराधों को लेकर सजाएं भी हुई हैं और हमने कई कार्रवाइयां भी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक सुधार को लेके काम करना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे थे कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की, और कर्नाटका हाईकोर्ट ही क्यों, लेकिन देखा जाए तो भारत की जो संस्कृति रही है स्टार्टिंग से पुरुष प्रधान समाज की रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आना चाहिए, क्योंकि जो नींव है, जो जड़ है, वो वहीं से निकल के आती है। अगर महिला अपराधों में रोकथाम भी होगी या किसी भी चीज को ले ले, तो वो आपकी जब सोच अच्छी होगी तभी हो पाएगी। जी निधि जी, आपके पास में आना चाहूँगा। चलिए, कुछ बातें जो कही हैं, एक राजनीतिक पार्टी से अलग हटके भी उन्होंने बात की है, जो एक समाज की सोच है उसको लेकर के आपका क्या मानना है कि आप लोगों की गवर्नमेंट अब, क्योंकि देखिए सरकार बनने के साथ ही ये बात सही है कि स्ट्रक्चर तो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे उससे पहले की कोई सरकारें हो, स्ट्रक्चर हमारा वही रहता है। अब आप काम कैसे ले सकते हैं उनसे डिपेंड आप पे करता है। ये आप लोगों ने एक्शन प्लान बनाया है, कहा भी है, भजनलाल ने दावा भी किया है कि अधिकारियों से जब मीटिंग ली उसमें उन्होंने कि हम इस तरह से करने जा रहे हैं। तो अभी ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसमें पूर्ववर्ती सरकार की एक आड़ लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ वाकई अब जिम्मेदारी आपकी है, हम आगे बढ़ेंगे। पुरानी सरकार ने क्या किया, अगर किया नहीं आपको लगता है, जब भी वो विपक्ष में जाके बैठ गए, तो अब आपको अपनी बात बतानी होगी।
क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि साहब कांग्रेस के टाइम पे ये सब कुछ चल रहा था। बिल्कुल, डेफिनेटली एक बहुत मजबूत एक्शन प्लान की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने मीटिंग ली और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक जिले में महिला थाना का गठन किया जाएगा और साथ ही साथ एक महिला डेस्क भी होगी, जिससे महिलाएं उनके साथ जो भी अपराध या अत्याचार हुआ है खुलकर अपनी बात कह सकें। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो हमने प्रदेश की स्थिति देखी, राजस्थान हमेशा से वीरों, शूरवीरों, बलिदान, त्याग की भूमि रहा है। और उस भूमि पे पिछले 5 सालों में हमने देखा कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े। इनफैक्ट छोटी बच्ची, नाबालिग बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म की बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई। तो अब डेफिनेटली ये वक्त आ गया है, अब हम चुन भी लिए गए हैं, सरकार में आ गए हैं, तो इन सभी घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब ने मीटिंग ली है और सभी को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की लापरवाही अब नहीं बरती जाएगी और महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सब का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और अपराधियों पर लगाम तो डेफिनेटली अब लगानी पड़ेगी। लीना जी, क्या लगता है कि कड़ा मैसेज, कड़ा संदेश, अधिकारियों को निर्देश, इन सब चीजों से एक भरोसा पैदा हो पाएगा? सर बिल्कुल हो पाएगा, बट सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात स्टार्ट होती है वो हमें हमारे घर से शुरू करनी चाहिए। एज ए पेरेंटल हमें हमारे, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें सब कुछ अथॉरिटी देने के बावजूद भी ये अपराध नहीं रुकते हैं, नहीं रुक पा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि कम से कम इनको सोशल काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स को। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे फीमेल और जो मेल बच्चे हैं, उनमें कभी भी हमें एक भेदभाव वाला वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अगर बचपन से ही बच्चों को नैतिक शिक्षाएं देंगे कि अगर हमारे घर में ही हम अपनी महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनकी जो बेटियां हैं उनको हम अपने बेटों से कम नहीं समझेंगे, और उसके अलावा हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि तुम मतलब पुरुष हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो और हमारी बेटियां हैं तो वो, क्योंकि अब वो टाइम रहा नहीं है। अब वो टाइम नहीं रहा कि पहले की जैसे कि तुम रात को नहीं जा सकती बाहर या कोई काम नहीं कर सकती। अब महिलाएं पुरुष के बराबर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं, और कोई भी अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर के मतलब काम कर रहे हैं। तो हमें हमारी मेंटालिटी भी चेंज करनी चाहिए। घर के वो जो फादर मदर हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे फॉलो करते हैं अपने माता पिता को, अगर अपने फादर मतलब अपनी वाइफ को पूरा वो देंगे, मतलब पूरा वेटेज देंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे कि हमें एक महिला की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसके अलावा हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी पुरुष अपने ऊपर महिला को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं है। जब हमारी माताएं, जब आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं तो बाहर भी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और काम कर सकती हैं और आगे अपने आप को प्रूव कर सकती है। तो इसमें कोई अपने आप को नीचा समझने की जरूरत नहीं है। ये क्यों लगा आपको कि पुरुष महिलाओं को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल सैल्यूट करता हूं मैं तो महिलाओं को। सर हर जगह एक जैसा वो टेंडेंसी नहीं चलती है ना। आप एक नॉर्मल क्या होता है कि बहुत कितने भी बड़े उस पे ओहदे पे पहुंच जाए कोई भी पुरुष, या मतलब कि कोई भी एजुकेशन से आए या बाहर भी शिक्षाएं लेके आ जाए, तब भी उसकी मेंटालिटी यही रहती है कि वो महिला बॉस को एक बार तो के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर रहता है कि ये मुझे रूल ऑन कैसे कर रही है, ये मुझे रूल ऑन नहीं कर सकती। बट या फिर कुछ भी कि उसको यही रहता है कि उसकी मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि कोई भी पुरुष मेरा बॉस बने, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं जितना अच्छा काम कर सकती हैं, हर चीज को मैनेज कर सकती हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ा सकती है, उतना मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, बट महिलाएं उनसे ज्यादा कर सकती हैं। अगर ये सोच कहीं समाज में, तो वाकई बात मैं कहूंगा कि दुनिया बदल रही है, सारी स्थितियां बदल रही हैं, तो मुझे लगता है कि महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। लेकिन दूसरी बात घर से, बात सही है कि घर से हमें सोच डेवलप करनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, राम राज्य नहीं आ सकता, महिला अपराध होंगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन कुछ हमें ऐसा करना चाहिए ताकि लोग नज़ीर पेश कर सकें कि देखिए ऐसा करोगे तो ये हालात होंगे। एटलीस्ट वो करने से पहले 10 बार सोचेगा कि हाँ अंजाम क्या होगा। अभी कोई फ्रेंड्स आए हुए थे लंदन से, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे चालान इस तरह से नहीं होता है कि वहाँ पुलिस को आवश्यकता ही नहीं है कुछ करने की, अपने आप आपके घर पे आएगा। इतना मोटा चालान होगा कि नीचे से लेके ऊपर तक सब हिलते हैं और उसके बाद में दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है।
ड्राइविंग में। इसी तरह से हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पेश करनी चाहिए ताकि कोई बता सके। हमें सिस्टम में ऐसा लेकुना नहीं देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो विक्टिम है वो और विक्टिम होता चला जाता है जब वो ट्रायल में जाता है। कोर्ट के मामले लंबे तक बहस चल रही है, आज उसके आर्ग्यू नहीं हुए, आज उसके नहीं हुए, आज उसके नहीं हुए, तो उसमें वो टूट जाता है। लेकिन कई लोग हिम्मत है, हमें निर्भया से जैसे सीखना चाहिए। निर्भया और भी कई केस हैं जिनके पेरेंट्स लड़े और सलाखों के पीछे नहीं, फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया उनको। तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होनी चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि एक नाबालिग बच्ची, ट्यूटर ही उसके साथ में गंदी हरकतें कर रहा है, वैन वाला उन, तो आदमी सेफ कहाँ जाएगा? ट्यूटर, शिक्षक, जिसको वाकई एक पिता से भी बड़ा हम मान करके चलते हैं कि गुरु के रूप में, अगर वहाँ पे भी इस तरह की हरकतें हों, घटना को एक होती है लेकिन नज़रिया फिर बदल जाता है। पेरेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि हाँ, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ सेफ तो हैं। आज इतने इनसिक्योर क्यों हैं? कोई भी बच्चा बच्ची अगर आता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा फोटो खींच के डाल देना वहाँ की, कौन से ऑटो में जा रहा है, क्या जा रहा है। इतनी इनसिक्योरिटी है। ट्रेन से सफ़र करती हैं बच्चियाँ, तो मैं कई बार, जैसे हम भी सफ़र में होते हैं, आप लोग भी होते हैं, रात को भी उनकी बेल बजती है कि बेटा सब कुछ कंफर्टेबल है, क्या है। और बात आज लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी स्थिति है। तो कुछ ऐसी वाकई हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। ये बात अलग है कि राजनीतिक नज़रिए से राजनीतिक दल देखते हैं अपराध को। मैं कई बार कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, महिला अपराध हमारे सामने एक सामाजिक चुनौती है। ये अपराध उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि चले हमें वोट बैंक में डालने की कोशिश करें और वोट के नज़रिए से देखें। जब एक पार्टी की सरकार होती है तो कहती है कि हम लोग कर रहे हैं, और जब अपोजिशन में होते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, लगाम नहीं लग रहा, इनके बस की नहीं है। और जैसे फिर हम सत्ता में आते हैं तो फिर कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कोशिश हर कोई करता है। मैं तो हर बार कहता हूँ कि कोई भी राज्य अपने पे टैग नहीं लगवाना चाहता है कि महिला अपराध मेरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। हर कोई चाहता है, उनकी भी, जो भी कुर्सी पे बैठे होते हैं उन्हें तकलीफ होती है, अधिकारियों को भी तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन कई जगह निकम्मापन होता है, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता भी बहुत जरूरी है। मैं अनुश्री आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, राजनीतिक चश्मे से तो किसी भी मुद्दे को देखा जा सकता है, वो आप लोगों का राइट है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि हमें वाकई इसे एक सामाजिक चुनौती के रूप में, सामाजिक बुराई के रूप में भी देखना चाहिए? जी देखिए, सामाजिक चुनौती के रूप में हमको देखना चाहिए, क्योंकि महिला अपराध, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, तो इसमें रोक की आवश्यकता है। भले ही हमारी सरकार ने की हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरा उनसे भी निवेदन ये है कि आज अगर वो है तो जितने हमने किए उससे ज़्यादा करें, उतने करें या ज़्यादा करें प्रयास। लेकिन बात ये आती है कि इनिशिएटिव जो आप लेते हैं महिला अपराधों को लेके, जितनी जल्दी अगर आप उस पर कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे, या फिर जो लैकुनाज होते हैं इन्वेस्टिगेशन में वो ना छोड़ें, क्योंकि कई बार अपन देखने में आता है कि कुछ मामलों में इतने लैकुनाज छोड़ देती है पुलिस की आगे जाके वो दोषी होते हैं वो बरी हो जाते हैं। तो ओवरऑल बात आ जाती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ है और कैसे करना है। तो कई बार इसमें देरी ना बरतते हुए इसको फास्ट से फास्ट करना चाहिए। और फिर अनुश्री, इसी बीच मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं। हमारा जो सिस्टम है, वाकई कानून बन जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट्स हैं थोड़ा इसको फास्ट उसमें लेना चाहिए जी, निश्चित। क्योंकि केस ऑफिसर स्कीम हमारे यहाँ लागू की, केस ऑफिसर स्कीम हमारे यहाँ लागू की थी। जर्मनी एक लड़की के साथ में, उसी के साथी ने जो दुष्कर्म की घटना की थी, अलवर का मामला था, उसके बाद में केस ऑफिसर स्कीम को भी लाया गया। और लेकिन हर केस में नहीं है ये, या तो मीडिया ट्रायल हो जाता है किसी केस का, या बहुत ज़्यादा हल्ला मचता है तो हम उसको कोशिश करते हैं। इस पर भी कुछ एक बेस बना के रखना चाहिए कि इस तरह का कोई भी कृत्य अगर होता है तो उसे इस स्कीम में, इस ढांचे में हमें लेके जाना ही पड़ेगा। उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद चालान पेश होता है, मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, बात आती है ट्रायल की। ट्रायल न्याय मिलते मिलते, आज मैं देखती हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ, 10 साल 15 साल लग जाते हैं। जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है, कुछ मर जाते हैं, किसी को घटना ही याद नहीं रहती है कि मेरे साथ उस वक्त क्या हुआ था, या जो साक्षी गवाह होता है उसको भी ये चीजें पता नहीं रहती है। तो जो कुछ हीनियस क्राइम्स हैं, चाहे आप वुमेन को ले ले, चाहे पॉक्सो में भी, पॉक्सो में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चल रही है, लेकिन महिला अपराध इसके अलावा भी जो हो रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी जो हीनियस क्राइम्स हैं, मर्डर्स को भी ले ले, तो इसमें एक
क्राइटेरिया तय कर देना चाहिए कि इतने टाइम में ट्रायल कंप्लीट होगी, तो उससे क्या होता है कि जो एक्चुअल स्थिति है वो निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर ट्रायल लंबी चलती गई तो आज के 15 साल बाद क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है, और चीजें काफी सारी बिगड़ जाती है। जी बिल्कुल। निधि, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पार्टी लाइन से अलग हटके भी हमें देखना चाहिए। राजनीतिक दल हैं, मुद्दा बनाते हैं, मैनिफेस्टो हो चाहे कोई सभा हो। अभी तो चलिए असेंबली इलेक्शन से 5 राज्यों में हम फ्री हुए हैं, सब जगह महिला अपराध एक मुद्दा था। लेकिन आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होगा, मुद्दा यही रहेगा। महिला अपराध तो कहीं पे भी हो, कोई भी हो, क्योंकि राजनीतिक दलों को ये लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें पब्लिक जल्दी प्रभावित होती हैं, हमें सहजता होती है उठाने के अंदर भी। लेकिन मैं कई बार हर राजनीतिक दल से कहता हूं कि एक सामाजिक चुनौती के रूप में भी हमें देखना चाहिए कि वाकई समाज जा किस दिशा में रहा है। क्योंकि यहाँ तो कर्नाटक हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, हमें उसको जरूर देखना चाहिए कि वाकई ये राजनीतिक दलों का या सरकारों के दोष से ज्यादा हमारे सामने, हाँ ये बात है, इसे हम खारिज भी नहीं कर सकते हैं कि सरकारों को जवाब देनी है, बिल्कुल है, क्योंकि बैठे इसी वजह से। लेकिन सामाजिक बुराई का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि हमें लोगों को समझाने की आवश्यकता है, राजनीतिक दलों को भी। जब आप लोग बूथ पे वोट के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगाते हैं, तो वाकई कहीं सामाजिक चेतना हो। क्योंकि इस घटना का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं, कर्नाटक के अंदर एक वाकया हुआ, किसी महिला के साथ में उसे न्यूट करके घुमाया गया गांव के अंदर, ऐसा राजस्थान में भी हो चुका है। तो वही पर कोर्ट ने कहा कि तमाशबीन जो लोग हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। वो किस हक से इस तरह की हरकत को देखते रहे? क्या उनका इंसान या ईमान मर चुका? तो एक सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देखना चाहिए, या लोगों को बस कि ठीक है जो पीड़ित है बस वही, मतलब द्रौपदी का चीरहरण के बारे में महाभारत में हम सुनते हैं, लेकिन आज में हम आए दिन चीरहरण देखते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, इसको सिर्फ हम राजनीतिक दल से ना जोड़ें। हम उस धरती पर रहते हैं जहाँ पर शिव से पहले शक्ति पूजनीय है, शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, हम हमेशा शक्ति को पहले याद करते हैं। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं वो तन और मन दोनों को कलंकित करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार के अपराध पे लगाम तो डेफिनेटली लगानी पड़ेगी। और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से अखबारों में कि छोटे बच्चे, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं समाज को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का भी मैं स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली। हम अभी तक सिर्फ बेटियों को शिक्षित करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये वक्त आ गया है जब बेटों को भी इक्वली हमें एडुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी हमारे पास में है। सिर्फ कहने भर के लिए नहीं, इसको जीवन में अमल में भी लाना पड़ेगा। और एडुकेट करना सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, लेकिन राजनीतिक दलों को क्या वाकई समझना चाहिए कि उसे मुद्दा तो बनाते हैं, मुद्दा बनाइए भी, लेकिन हमें दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए कि हम थोड़ा सा उस पर गौर करें कि वाकई हम किस दिशा में जा रहे हैं। डेफिनेटली करना चाहिए। और देखिए, पिछले 5 सालों में मुद्दे की कोई बात नहीं थी, जो असलियत थी वही हम लोगों ने सामने रखी हर बार। क्योंकि पिछले 5 सालों में जो महिलाओं के प्रति अपराध राजस्थान में हुए वो जरूरत से ज़्यादा हुए। 2 लाख से ऊपर मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं के प्रति, जिनमें से 15,000 तो नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। तो ये जो ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हुई। क्योंकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की थी, वहां पर सरकार विफल रही। और अब डेफिनेटली हमारी सरकार आ गई है, तो इन सभी चीज़ों पर लगाम लगाई जाएगी। और पहले ही कल इस बारे में बैठक हो चुकी है, और मैं बहुत आश्वस्त करती हूँ आप सभी को कि इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये। लीना जी, आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, राजनीतिक दल है अपना, ठीक है, राजनीतिक बातें करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें एक सोशल चैलेंज के रूप में भी इसे देखना चाहिए जो जिस तरह की घटनाएं होती हैं। सर देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उससे इस मामले को जोड़ना मेरे नज़रिए में सही नहीं है। कोई भी अपराध अगर होता है और नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के अपराध आ रहे हैं, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे समाज की। ये स्थिति करने वाले जो लोग हैं, इनकी अगर एजुकेशन हम लोग प्रॉपर वे में, मतलब काउंसलिंग, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किताबी पढ़ाई या नहीं, इसमें सोशल जो मैसेजेस, नैतिकता का जो ज्ञान है, जो कि आजकल
प्रैक्टिकल उसको पहले के जो प्रोसेस होते थे टीचिंग एजुकेशन प्रोसेस, उसमें नैतिक ज्ञान एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था। अभी जो हम सिलेबस वगैरह देखते हैं उसमें नैतिक ज्ञान मुझे नहीं लगता कि मतलब थर्ड फोर्थ से ज़्यादा आगे ये लोग लेके जाते हैं। उसको एक और मतलब एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसको बहुत ज़रूरी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कोई भी सरकार हो। और जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उसमें सरकार को, कोई भी सरकार हो, उसको तत्कालिक रूप से सजा देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। चाहे वो एक जैसे कि किसी भी महिला थाना की हम लोग को करते तो उसके पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अगर मतलब कुछ है इस टाइप का कोई भी मतलब नाबालिग दुष्कर्म हुआ है तो उस पे उसको एक बहुत ही गंभीर नजरिए से देखकर और उस पर कार्रवाई कर सके। बिकॉज ये हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद बहुत ही लंबा प्रोसेस खिंच जाता है और उसको सजा नहीं मिल पाती, और सजा मिलती है या फिर एक ये और होता है कि हमारे नाबालिग जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है उसमें पेरेंट्स को हमें एजुकेट करना चाहिए कि ऐसे दुष्कर्म के लिए चुप्पी ना साधे, जो हमारे समाज के डर से, क्योंकि हम लोगों का जो ये जो अपना पुलिस और ये वाला जो उसमें जाने से ऐसे लोग बहुत डरते हैं कि बदनामी का बहुत डर होता है कि फैमिली सोशल में क्या मैसेज आएगा, हमारी बेटी से आगे जाके कोई शादी कर पाएगा कि करेगा कि नहीं, या फिर उसको आगे बदनाम कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स की सबसे ज्यादा काउंसलिंग होनी चाहिए। प्लस मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन की एजुकेशन देनी चाहिए। ये हमारे स्कूल्स में कंपलसरी होना चाहिए कि बच्चियों को अपनी फिजिकल सेफ्टी के लिए एजुकेट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ यहाँ पे, और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉरल एजुकेशन हम सुनते हैं बस चर्चाओं में, जब मामले आते हैं तो उस दिन अखबारों में आते हैं फलाई स्कूल में मॉरल एजुकेशन। अरे मॉरल एजुकेशन अखबार में देने की आवश्यकता है, तो ड्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, इसे हमारे सिलेबस में उस तरह से शामिल करना चाहिए कि बहुत ही ज़रूरी है ये। उसके अलावा जो अभी आपने कहा निधि जी कि गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये तमाम चीज़ें, मैं अभी एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक हमारे यहीं पे डिबेट के अंदर ही महिला एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये सब की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने पुराण कथा सब में पढ़ा कि नारी का नाम पहले भगवान में भी उनकी अर्धांगिनी थी, उनके नाम पहले और उसके बाद में भगवान का नाम आता है। ठीक है कि उन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आप देवी के रूप में मत पूजिए आप हमारे को, लेकिन आपका नज़रिया सिर्फ इतना है कि ये महिला है, रेस्पेक्टेबल है, बस उसी नज़रिए से देखते। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हमें लक्ष्मी की उपाधि दें कि माँ सीता की उपाधि दें, कोई आवश्यकता नहीं है, मत दीजिए। सिर्फ आप तो उसी तरह से रहें कि बस एक नारी है, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप जब सोच के चलते हैं कि मेरा रेस्पेक्ट होना चाहिए, तो सामने वाला भी इसी तरह से, इसी अपेक्षा के साथ में आपसे एक उम्मीद करता है कि मेरा भी रेस्पेक्ट इसी तरह से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी कुछ हालात बदलेंगे। गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए ट्रायल फास्ट हो, केसेस कुछ इस तरह के उनका डिस्पोजल है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हम कितनी भी कवायद और प्रयास करें, कितनी भी टिप्पणियां करें, कितनी नज़ीर पेश करने की कोशिश करें, लेकिन वो दूसरा केस भी उसी तरह से फास्ट होगा। तो मुझे लगता है होना चाहिए हर केस की मीडिया ट्रायल हो तभी हरकत में आए प्रशासन, वो भी नहीं होना चाहिए। कुछ जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे मामले हैं उन्हें गलत तरीके से भी या झूठे भी पाए जाते हैं, हाँ तो उनका भी डिस्पोजल करिए। अगर झूठे हैं तो जो आरोप लगाने वाले हैं उनको भी आप कटघरे में खड़ा करिए, सलाखों के पीछे डालिए, कानून कहता है ये। तो अगर झूठे बयान कोई दर्ज करा देता है तो उसका भी है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है दोनों ही नज़रिए से, तभी मुझे लगता है कि ये स्थितियाँ हालात बदल पाएंगे। क्योंकि अनुश्री आप लॉयर भी हैं, कुछ केसेस को लेकर के ये कहा जाता है कि झूठे मुकदमे भी दर्ज करते हैं। होता कब है, जब हाउस चलती है, यानी कि विधानसभा लोकसभा चलती हैं, तो फिर पूछा जाता है कि साहब ये केसेज की क्या पोजीशन है, क्या, तो उसमें कोई भी सरकार का होता क्या है, मंत्री बीजेपी की सरकार का हो चाहे कांग्रेस की सरकार का हो या दूसरी पार्टियों की सरकार का हो, रटा रटाया जवाब जो अधिकारी उन्हें पकड़ाते हैं पन्ना उसी को बोलते हैं। वो अपनी तरफ से एडिशनल कुछ नहीं बोलते, बोल सकते हैं, उन्हें पावर है, कोई उन पे राइडर नहीं है कि आप इससे हटके ये नहीं बोल सकते। उनका जवाब आएगा कि साहब महिलाएं झूठे मुकदमे भी दर्ज करा देते हैं, फिर वो मुद्दा भी बनता है। हर पार्टी के गृह मंत्री ने जवाब दिया। विधानसभा के राजस्थान की मैं बात करता हूं, उसका भी तो कुछ सॉल्यूशन होगा हमारे पास में कि अगर झूठे भी हैं तो आप करिए उनका भी। क्या कहता है कानून 164 के बयान के बाद में
अगर वो पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि तो सब मामला ही झूठा था। जी देखिए, इसमें जो बात आप बता रहे हैं कि झूठे भी पाए जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दो स्थिति होती है। अगर आरोप प्रमाणित पाया जाता है तो आपके ऊपर आरोप पत्र दाखिल होता है, जिसे हम चार्जशीट या चालान बोलते हैं, और नहीं पाया जाता है तो नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम एफआर बोलते हैं, वो लगती है। तो एफआर लगने के बाद पुलिस के पास एक प्रॉपर रेमेडी रहता है कि अगर ये मामला झूठा पाया गया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जिसको आरोपी बनाया गया है या जिसकी सामाजिक छवि खराब हुई है, अब महिला अपराध की बात ले ले तो निश्चित तौर पे अगर कोई मामला झूठा पाया गया है तो सामने वाले की छवि खराब हुई है, तो उसके पास भी राइट्स है कि वो डिफेमेशन का केस करे और प्रोसीड फर्दर करे उसके अंदर। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही तरह की बातें हैं, लेकिन ऐसे केसेज कुछ गिने चुने आते हैं। हम कहें कि साहब उन केस के आड़ में दूसरे केसेस पे ध्यान नहीं दें, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे घटनाएं, ऐसे ऐसे अपराध होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरा मानना है कि प्रशासन में भी आपके साथ में कोई 24 घंटे नहीं खड़ा रह सकता है। आपको खुद को सजग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। कहीं पे भी कोई अपराध दिखता है तो वाकई उसका डट के मुकाबला भी करना चाहिए। सामाजिक चेतना की ज़्यादा आवश्यकता है बजाय एक राजनीतिक मुद्दे की। अगर कहीं पे भी कुछ दिखता है कि कोई छेड़छाड़ी की घटना चलती है या कोई बच्ची को गलत नज़रिए से देख रहा है, छोटे बच्चे को भी कोई देख रहा है, आपको पूछना चाहिए कि भाई किससे मिलना है, क्या बात है, क्यों आप चक्कर लगा रहे हो इधर। तो मुझे लगता है कि गांव में हम सुनते हैं, गांव में क्या शहरों में भी सुनते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चोर के पाँव नहीं होते हैं। आप एक बार अगर उन्हें टोकने की कोशिश करेंगे तो वो दुस्साहस दोबारा नहीं होगा। और थोड़े मजबूत होइए, सेल्फ डिफेंस की बड़ी आवश्यकता है आपको। उसके अलावा भी जहाँ पे भी कुछ लगता है, मैं एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा। पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर जयपुर बीजू जोसफ से हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपनी एक महिला ऑफिसर को यहाँ भेजा भी था। कितने ही पब्लिक डोमेन में 100 नंबर तो सभी जगह आपको कॉल काम करता है। कुछ भी हो, कहीं पे कोई संदिग्ध ऐसी स्थिति लगे, तुरंत आप कॉल करिए, उसमें कहीं कंजूसी मत करिए। मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी खराब है समाज में। आप कहीं जा भी रहे, आपके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो भी आप कोई भी मिले उससे कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी तकलीफ, आपका फ़ोन दे दीजिए। तो ये सब हम कर सकते हैं, क्योंकि खुद को सजग होना पड़ेगा। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन जवाबदेही के साथ साथ मुझे लगता है कि सजगता बहुत जरूरी है। जो आपकी, जैसे लिखा होता है कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करे, पहले में खुद को भी सजग होना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी ऐसा लगे 2, 4, 5, 10 केस इस तरह के होंगे तो सामने वाले को एहसास होगा कि मुझे कोई और भी देख रहा है और इसका अंजाम ये भी हो सकता है। जब तक ये सोच डेवलप नहीं होगी, अपराधियों में भय नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।